हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। पूर्वावलोकन की हिस्ट्री की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इसमें आज हम लोग फोर्थ लेक्चर पढ़ रहे हैं। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में हम लोग पूरा देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे, ये सब पूरा देखेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग पीवाईक्यूज भी पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे वो आरओ का हो या यूपीपीसीएस में आया हो या किसी भी एग्जाम में यूपी के आया हो, यूपीएससी के पीवाईक्यूज, सारे पीवाईक्यूज इसमें एक साथ दिए हुए हैं जो कि गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से आए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखते हैं तो क्लाइव आता है, ठीक है। क्लाइव के समय ही क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है, और बक्सर का युद्ध होता है। तो ये युद्ध याद रखिएगा, इसका डेट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्लाइव ने सैनिक और असैनिक दोनों क्या किए थे, सुधार किए थे। असैनिक सुधार में इसने क्या किया था, असैनिक सुधार के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना, निजी व्यापार बंद कर दिया था, ठीक है। और आंतरिक कर देना उसने क्या किया था, अनिवार्य बना दिया था। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने क्या किया था, आज्ञा की जो दोहरा भत्ता है वो बंद कर दिया जाए। मतलब एक जो काम के लिए भत्ता दिया जा रहा है तो उसके बदले दूसरा काम भी करे तो उसके लिए अलग से भत्ता नहीं मिलेगा, एक ही बार भत्ता मिलेगा, ठीक है। तो मतलब दोनों काम के लिए एक ही बार भत्ता मिलेगा, दोहरा भत्ता इसने बंद करा दिया था। 1766 में यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे, ठीक है। तो सैनिक सुधार इसने ये किए थे और असैनिक सुधार भी आप लोगों ने देखा। फिर उसके बाद यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में जो देश शासन प्रणाली रहती है उसकी समाप्ति की घोषणा करता है कौन, हेस्टिंग। 1772 ईस्वी में यहाँ पे किया जाता है। और राजकोषीय कोषागार का स्थानांतरण यहाँ पे मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया जाता है, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग का क्या विचार था कि जो समस्त भूमि है वो शासक की है, और राजस्व सुधार यानी कि जो टैक्सेशन में सुधार है उसको व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि यानी कि ट्रायल एंड एरर के नियम को अपनाया। ये आपसे पूछेगा कि राजस्व सुधार को व्यवस्थित करने के लिए ट्रायल और एरर का नियम किसने अपनाया, तो वॉरेन हेस्टिंग ने अपनाया। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। 4 एक्ट आते हैं रेगुलेटिंग, 4 एक्ट रहते हैं, ठीक है। 20-20 साल की अवधि पे आते हैं, ठीक। तो ये याद कीजिए 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है इसके तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार यहाँ पे पॉलिटिक्स सरकार की व्यवस्था की गई रहती है। और इस सरकार में अध्यक्ष तथा 4 सदस्य के प्रावधान दिए रहते हैं। वो जो अध्यक्ष रहते हैं उनको गवर्नर जनरल का पद नाम दिया जाता है। मतलब देखिए जो गवर्नर ऑफ बंगाल रहते हैं उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। ये चीज याद कीजिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब इसी के तहत जो है 1774 में 1774 का जो रेगुलेटिंग एक्ट रहता है इसी के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। तो 2-3 मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग याद कीजिएगा, एग्जाम में काम आता है। कि रेगुलेटिंग एक्ट आपका यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। देखिए रेगुलेटिंग यहाँ पे जो एक्ट है 1773, इसमें क्या होता है, इसके तहत जो बंगाल के गवर्नर रहते हैं उनको क्या बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि यहाँ पे गवर्नर जी लिख लीजिए, गवर्नर जनरल ऑफ उनको बंगाल बना दिया जाता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन रहते हैं, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहते हैं आपके यहाँ पे है वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर हो रहा होगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन रहते हैं, वॉरेन हेस्टिंग रहते हैं। अब यहाँ पे इसी के तहत 1773 में ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से यहाँ पे रखी गई, जिसके ऊपरी संरचना में कार्नवालिस ने तैयार की थी, जिसके ऊपर की संरचना, ठीक है। अब देखिए जो कार्नवालिस था वो न्यायिक सुधार, फौजदारी कानून के सुधार, पुलिस सुधार संबंधी यहाँ पे जो सुधार थे, व्यापारिक सुधार, ये सब की नींव डाली। तो ये आपसे पूछ सकता है कि कार्नवालिस ने क्या क्या काम, जैसे न्यायिक सुधार किसने किया, तो कार्नवालिस ने। फौजदारी सुधार, पुलिस सुधार, ये सब करता है, ठीक है। अब यहाँ पे 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, 15 जनवरी 1774 में होती है। बंगाल के जो गवर्नर जनरल रहते हैं वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, जो कि 1774 से 1785 तक रहते हैं। आपसे पूछेगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जब स्थापना होती है उस टाइम भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, सॉरी उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाते थे, ठीक है। तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे इसी एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, वो क्या बन जाते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग के समय ही ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। और यहाँ पे सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति कौन लाता है, तो यहाँ पे याद कीजिएगा वॉरेन हेस्टिंग। घाव से आप शॉर्टकट ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, घाव से क्या हो जाएगा घेरे की नीति, वॉ से क्या हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। तो घेरे की नीति कौन लाता है, यहाँ पे ये वॉरेन हेस्टिंग लाता है, इसको आप स्टार बना लीजिए। तथा वेलेजली इससे संबंधित है, तो आप दोनों का नाम याद कीजिएगा, वॉरेन हेस्टिंग और वेलेजली घेरे की नीति से संबंधित है, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग कर मुकदमा चलाया गया, और 1788 से 1795 तक इस पे मुकदमा चलाया जाता है, किंतु ब्रिटिश संसद ने उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें सभी दोषों से मुक्त कर दिया, ठीक है। ये चीज रहता है, जब वो ब्रिटेन जाता है तो उस पर महाभियोग भी चलाया जाता है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है रियासतों के प्रति जो ब्रिटिश नीतियां हैं उससे संबंधित अगर देखते हैं यहाँ पे, तो कंपनी भारतीय रियासतों में समानता के लिए संघर्ष जो होता है वो 1540 से 65 तक होता है, तो ये आप छोड़ दीजिए। आप ये याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा प्रकोष्ठ घेरे की नीति जो है ये 1765 से 1813 तक रहती है। वॉरेन हेस्टिंग और वेलेजली से संबंधित रहते हैं। अब यहाँ पे आता है अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935, बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947 तक रहती है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आता है दीवानी और फौजदारी कचहरियों के जो दीवानी जो टैक्स राइट रहता है, टैक्स कलेक्ट करने का वो रहता है, ठीक है। फौजदारी कचहरियों के जो श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। तो ये आपसे पूछ सकता है कि किसने इस व्यवस्था की नींव रखी, तो अंग्रेजों ने इस व्यवस्था की नींव रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था। तो दीवानी और फौजदारी राइट जो है ये किस इस व्यवस्था को किसने आरंभ किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था। परंतु यहाँ पे कार्नवालिस जो था इसे सुदृढ़ बनाया, तो स्टार्ट किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग ने। सुदृढ़ कौन बनाया, यहाँ पे कार्नवालिस ने बनाया, ठीक है, ये चीज है। अब देखिए जो शक्ति रहता है कलेक्टर के हाथों में यहाँ पे केंद्रित कर दी जाती है, सारी पावर जो रहती है वो कलेक्टर के हाथों में रहती है। 1787 में जिले के प्रभारी जो कलेक्टर रहते हैं उनको दीवानी अदालत से दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया जाता है। दीवानी राइट्स भी उनके पास आ जाता है, ठीक है। तथा इसके अतिरिक्त उनको फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय का भी उनको अधिकार दे दिया जाता है। यानी कि कुल मिला जुला कर उनके पास जो पावर है वो लगातार दिनों प्रतिदिन बढ़ती जाती थी, ठीक, बढ़ती जा रही थी। पहले दीवानी राइट्स दिया गया, फिर उसके बाद उनको कुछ हद तक फौजदारी राइट्स भी दे दिया गया। 1790 से 92 ईस्वी के बीच में भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जो जिला फौजदारी अदालत, इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। और 4 यहाँ पे भ्रमण करने वाले जो न्यायालय, 3 बंगाल में और 1 बिहार के लिए यहाँ पे नियुक्त किए गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो रहता है वो कानून की विशिष्टता का नियम जो कि पूर्व में नहीं था भारत में लागू करता है। तो कॉर्नवालिस जो है कानून की विशिष्टता का नियम यहाँ पे क्या करता है, लागू करता है, ठीक है। अब देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वही पढ़ेंगे और हम लोग पीवाईक्यूज के थ्रू भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक रहता है, 1786 से 93 तक रहता है, ठीक है। तो इसने क्या किया यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए ये जो है ईस्वी और 30 जुलाई 1805 से लेकर के 1805 मतलब 5 अक्टूबर 1805 को बंगाल का गवर्नर जनरल वो रहा। तो कब से कब तक रहा, 1786 से लेकर के 1805 तक वो रहा। इसकी मृत्यु होती है 5 अक्टूबर 1805 को, कहाँ होती है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में होती है। ये पूछ लेता है किस गवर्नर जनरल की मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई थी, तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी इसकी। इसका कब्र जो है कहाँ पे स्थित है, तो यहीं पर इसका कब्र स्थित है, गाजीपुर में। आपसे पूछेगा गाजीपुर में किसका, किस गवर्नर का कब्र है स्थित, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है, ठीक है। लॉर्ड वेलेजरी के बारे में देख लेते हैं, तो सहायक संधि को लॉर्ड वेलेजरी ने चलाया था, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग घेरे की नीति चलाया था, ये देखा हम लोगों ने। अब यहाँ पे वेलेजरी याद कीजिएगा, सहायक संधि स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे जो ये संधि करने वाला पहला राज्य कौन रहता है, तो हैदराबाद पहला राज्य रहता है जो कि सहायक संधि को स्वीकार करता है। बसीर की संधि कब होती है, दिसंबर 1802 में होती है, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। बसीर की संधि पहले तो ईयर याद कीजिएगा, सन 1802 में होती है। पेशवा बाजीराव और बाजीराव द्वितीय रहते हैं उनके साथ, और अंग्रेजों के मध्य ये होती है। लॉर्ड वेलेजरी की जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला यहाँ पे मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय ही रहता है, ये भी याद कीजिएगा आप लोग, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली अगर देखते हैं तो इन्हें भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की, ये ऊपर भी हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। और लॉर्ड विलियम वेंटिक के बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे सती प्रथा प्रतिबंध के लिए देखिए, यहाँ पे सती प्रथा हुआ, बालिका शिशु वध हुआ, जैसे सामाजिक कुरीतियों को इन्होंने समाप्त किया, ठीक है। 1828 में बंगाल का ये गवर्नर जनरल बन के आता है भारत, ठीक। और सती प्रथा, बालिका शिशु वध, ये जैसी कुरीतियां हैं इनको ये समाप्त करते हैं, इनके लिए कानून लाते हैं। और देश में ठगी प्रथा जो है उसको शांति व्यवस्था, ठगी प्रथा को समाप्त करते हैं और शांति व्यवस्था स्थापित करते हैं ये। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासत के प्रति क्या किया, यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई, ये चीज है यहाँ पे। कानून भी ये लाते हैं सती प्रथा के विरुद्ध, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे है ना, 1828 से 1800 ये क्या रहते हैं, 35 तक रहते हैं। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है उसके द्वारा यहाँ पे, तो इन्हीं के शासनकाल में 1833 का चार्टर एक्ट आता है। ये जो चार्टर एक्ट है ना, ये जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे चार्टर एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, फिर चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, चार्टर रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, पॉलिटी में आता है इससे क्वेश्चन, हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में ये कॉमन ही है।
तो यहाँ पे देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत ये बनाया जाता है। अगर हम लोग देखें कि किस एक्ट के तहत, तो रेगुलेटिंग एक्ट हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे 1773 था। इसके तहत क्या किया गया था, जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो ये चीज याद कीजिएगा, यानी कि जीबी से इनको जीजीबी बना दिया गया, शॉर्टकट में याद कीजिए। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और चार्टर ये रेगुलेटिंग है 1773। अगर देखें 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, ठीक है, तो इसके तहत क्या बनाया जाता है? बंगाल के जो गवर्नर जनरल रहते हैं उनको भारत का गवर्नर जनरल कह दिया जाता है, बना दिया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पे जो रहते हैं, अब देखिए 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो भारत के जो प्रथम ये गवर्नर जनरल रहते हैं 1834 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन यहाँ पे स्लीमैन को ठगी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया था। तो स्लीमैन जो है ये ठगी प्रथा से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। और 1789 की घोषणा जो होती है, इसमें दासों का निर्यात बंद कर दिया जाता है। तो इसमें जो है दासों का निर्यात होता है, जो दास यानी कि जो टैक्स क्या करते थे, जो बड़े जमींदार रहते थे उनसे क्या लेते थे, पैसे वैसे ले लेते थे, चुका नहीं पाते थे, फिर उनके यहाँ क्या करते थे, दास के रूप में वो काम करने लगते थे। और भी जो कास्ट वाइज भी दास रहते थे, जो निचले कास्ट के लोग रहते थे, तो यहाँ पे दासों का निर्यात होता था। ठीक है, तो ये निर्यातों को बंद किया, कब बंद हुआ? 1789 में ये घोषणा हुई, बंगाल में से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे इन्हीं के समय में जो होता है, यहाँ पे देखिए जैसे ऑर्गेनाइज वे में नहीं दिया गया है इसमें, लेकिन मैं पढ़ा दे रही हूँ। जो ये ऑर्गेनाइज वे में पढ़ने के लिए हम लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा। ये तो वही दिया हुआ है कॉन्सेप्ट आपको, जो कि पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। तो आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, ये किसके समय होता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में होता है। 1814 से 16 ईस्वी में है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध याद कीजिएगा, वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय होता है। वॉरेन हेस्टिंग मत लगाइएगा, लॉर्ड हेस्टिंग के समय होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सगौली की जो संधि होती है उससे ये समाप्त होता है। सगौली की संधि कब होती है? 1816 में, ये भी याद कीजिएगा। ठीक है, ये संधि 1816 में होती है, ये चीज याद कीजिएगा। 1854 में स्लीमैन के स्थान पे जेम्स आउटरम आते हैं। ये अवध के जो ब्रिटिश रेजिडेंट इनको बनाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाते हैं। तो कुशासन का आरोप लगा करके इनको अपने मिला लेते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी मिलाते हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाते हैं, और 1856 में यहाँ पे उसका अग्रणी राज्य में क्या कर लेते हैं? विलय कर लेते हैं। तो विलय की नीति इन्हीं की रहती है, तो इसके तहत कुशासन के आरोप में ये अवध को भी क्या करते हैं? विलय कर लेते हैं अंग्रेजी राज्य में। तो डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत यहाँ पे है, उसके अंतर्गत यहाँ पे विलय किए गए जो प्रदेश हैं, ये अरेंज करने को एग्जाम में आ जाता है। सतारा को सबसे पहले इन्होंने विलय किया था 1848 में, जैतपुर या संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को याद कीजिएगा 1854 में, नागपुर 1854 और करौली को 1855 में। तो सबसे पहले 1848 में सतारा को किया था, और सबसे लास्ट में अगर देखें तो अवध को किया था 1856 में। ठीक है, 55 में यहाँ पे करौली है। सबसे पहले सतारा को किया था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, और सबसे लास्ट में मिलाया था अवध को 1856 में, व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत ये मिलाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, किसकी ये नीति थी? तो ये डलहौजी की नीति थी। ठीक है, अब देखिए जो प्रथम रेलवे लाइन है ये 1853 में बिछी भारत में। कहाँ से कहाँ तक थी? जो पहली जो लाइन थी ना, वो बम्बई से थाड़े के बीच में डलहौजी के समय ही बिछाई गई। इसी के समय में जो है आपका जो डाक व्यवस्था है वो भी शुरू होता है। रेल यात्रा का प्रारंभ जो है ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पे पेनिसुलर रेलवे द्वारा किया गया था। भारत में याद कीजिएगा 1853 में स्टार्ट हुआ। सबसे पहली जो रेलवे लाइन थी वो कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? बम्बई से थाड़े के बीच में। ठीक है, तो बम्बई से थाने के बीच में और डलहौजी के समय ये स्टार्ट होती है। तो ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार यहाँ पे 1900 के आसपास होता है, लॉर्ड कर्जन के समय में होता है, डलहौजी ने स्टार्ट कर दिया था। अब देखिए जो डफरिन था ना, लॉर्ड डफरिन, इसके समय में 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा का युद्ध होता है। तो ये भी याद रखिएगा। थर्ड आंग्ल 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 कहने का मतलब क्या? ब्रिटिश के बीच में होता है, ब्रिटिश और बर्मा के बीच में युद्ध होता है जो, तो आंग्ल बर्मा युद्ध कहा जाता है, लॉर्ड डफरिन के समय में होता है। डलहौजी से पूर्व अगर सार्वजनिक निर्माण का कार्य देखे तो ये सैनिक बोर्ड पर था, सैनिक बोर्ड करता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर अगर देखें तो इनके प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड केनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से होता है। लॉर्ड केनिंग के शासनकाल में ये एक्ट आता है।
ठीक है। इस अधिनियम में क्या क्या कहा गया है कि विधवा विवाह जो है ये इसको वैध माना जाता है, इसके पहले अवैध माना जाता था, इस कानून के तहत विधवा विवाह वैध माना गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कौन रिलेटेड है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद कीजिएगा इसको। अब यहाँ पे अगर देखते हैं पश्चिमी भारत में तो विष्णु शास्त्री रहते हैं, धोंडो केशव कार्वे रहते हैं, ये लोग विधवाओं के कल्याण के लिए बहुत काम करते हैं, तो ये समाज सुधारक रहते हैं विष्णु शास्त्री। और यहाँ पे डीके कार्वे, ये भी याद रखिएगा। डीके कार्वे क्या करते हैं? 1899 पूना में विधवा आश्रम की स्थापना करते हैं, इसको डबल स्टार कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। केशव कार्वे क्या करते हैं? 1899 में पूना में करते हैं ये विधवा आश्रम की स्थापना। 1857 में इसमें में महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो था वो क्या था? महारानी की उद्घोषणा। ठीक है। 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा घोषित किया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल की। अब होता क्या है, यहाँ इसके पीछे की हिस्ट्री में बता दे रही हूँ। 1857 की जो क्रांति होती है उससे ब्रिटिशर्स को ये लगता है कि अगर मतलब हारते हारते बचे थे वो लोग, क्योंकि कि यहाँ पे कारण क्या था कि छोटे छोटे राज्यों में बचे थे, सब एक साथ होकर के लड़ते तो 1857 में बड़ी जीत हासिल हो जाती। ठीक है। तो लेकिन होता ऐसा नहीं है, तो 1858 में उसी से सबक लेते हुए 1858 में एलिजाबेथ लेके आती हैं पूरा अपना यहाँ पे चार्टर, यहाँ पे केनिंग पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, जो इससे पहले कंपनी के पास अधिकार रहता है, यहाँ पे कंपनी जो रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके शासन चलते हैं इंडिया में। लेकिन 1858 से सीधे ब्रिटिशर्स में जो महारानी रहती है वहां से शासन चलाने लगती हैं, ब्रिटेन से शासन चलने लगता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है 1857 की युद्ध के मतलब क्रांति के बाद से। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए लॉर्ड केनिंग जो रहता है, अब देखिए उसके पहले जो रहते हैं उनको गवर्नर जनरल, जो कंपनी के शासन काल में रहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनको उसमें क्या होता है प्रोसेस रहता है। सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल रहते हैं जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। फिर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहते हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे रहता है 1833 से बनते हैं। लेकिन जब यहाँ पे 1858 में आता है, जो ब्रिटिशर्स के हाथों में चला जाता है, ब्रिटिशर्स से सीधे यहाँ पे रूल करने लगते हैं इंडिया में, तो ये रहता है इस टाइम फिर वायसराय कहे जाने लगते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड केनिंग जो रहता है ये प्रथम वायसराय रहता है भारत का, तो ये चीज भी याद रखिएगा। उसके पहले गवर्नर जनरल रहते हैं, अब क्या आ जाते हैं? वायसराय आ जाते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की पहली सामग्री, यानी कि यहाँ पे बोला जाता है 1877 में इनको नियुक्त किया गया था, ये भी याद रखिएगा। 1877 में आयोजित एक दिल्ली दरबार में उन्हें केसरी हिंद की उपाधि भी दी गई थी। किसे केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी? तो दिल्ली में 1877 में तो ये दिया गया था, महारानी विक्टोरिया को दिया गया था। आंग्ल यहाँ पे अफगान युद्ध कब से कब तक होता है? 1839 से 42 ईस्वी में होता है। द्वितीय आंग्ल जो अफगान युद्ध 1878 से 80 में होता है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और फैक्ट जो है। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन है। तो देखिए प्रथम जो जनगणना है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि प्रथम जो सेंसस है, जनगणना है, वो लॉर्ड मेयो के समय में 1869 से 72 ईस्वी तक हुआ। 72 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, किंतु जो लॉर्ड रिपन रहते हैं उनके शासन काल में नियमित जनगणना होने लगता। तो अगर आपसे पूछेगा नियमित जनगणना कब से आरंभ हुआ, तो 1881 से आरंभ हुआ। प्रथम जनगणना किसने करवाई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासन काल में आई थी 1872 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। नियमित अगर रेगुलर जनगणना की बात करें कि हर 10 साल पे जनगणना होने लगी, कब? लगातार, तो ये है 1881 में होने लगी लॉर्ड यहाँ पे इसके शासन काल में, तो लॉर्ड रिपन के शासन काल में। अब लॉर्ड मेयो रहते हैं, इनकी हत्या अंडमान निकोबार आइलैंड में भ्रमण के दौरान शेर अली जो रहते हैं अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा कर दी जाती है। तो इनकी हत्या घूमते हुए अंडमान निकोबार आइलैंड में हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, किसने किया था? शेर अली अफरीदी ने किया था। अब मेयो क्या रहता है? प्रथम ऐसा गवर्नर रहता है जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही होती है, तो ये याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेयो की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान ही हो जाती है। सॉरी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, जिसमें भारतीय, वर्नाकुलर का मतलब क्या है? लोकल लैंग्वेज में क्या होगा? पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ये पारित होता है। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये पूरा ऑर्गेनाइज वे में नहीं दिया है, इसको मैं ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाऊंगी कि एजुकेशन के लिए अलग से जो कानून आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट जो है अलग से आते हैं। तो इसमें हम लोग पीवाईक्यूज देख लेते हैं। ये जो चैप्टर है बहुत पूरा मिला के दे दिया है, इससे आप लोगों को कोई इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि भूल जाएगा, अभी पढ़ेंगे फिर भूल जाएगा। इसको ऑर्गेनाइज वे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, फिर चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट सारा पढ़ेंगे। उसके बाद जो 1858 के बाद कंपनी का रूल चलता है उसको पढ़ेंगे। ये पॉलिटी से पढ़ेंगे हम लोग, पॉलिटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उससे समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये पूरा यहाँ पे क्या किया, एक में ही पूरा मिला दिया है, तो वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं 8-10, और इसका जो है, इसका मैं पॉलिटी में जब पढ़ाऊंगी तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी ही मैं पॉलिटी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है प्रथम गवर्नर जनरल, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव नहीं थे, ये गलत हो जाता है यहाँ पे। और दूसरा है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये सही है, विलियम बेंटिक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, इनकी जगह पे वॉरेन हेस्टिंग आएगा। 1774 रेगुलेटिंग एक्ट हम लोगों ने पढ़ा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 के तहत जो है प्रथम जो गवर्नर ऑफ बंगाल रहते हैं, जीबी जो रहते हैं, वो क्या बन जाते हैं, जीजीबी बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट में याद कर लीजिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाते हैं। आपसे पूछा क्या है, प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल के, तो बी आ गया यहाँ पे प्रथम, जी और जी आ गया। ठीक है, तो जी और जी और बी, ठीक है, तो जीजीबी कौन थे प्रथम, यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग थे, 1774 में बनते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या रहता है 1834 में, विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब यहाँ पे इंडिया देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब गवर्नर जीजीआई याद कीजिए कि पहले जीजीआई कौन थे, तो पहले जीजीआई यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये याद कीजिए विलियम बेंटिक थे। 1834 में बने थे, चार्टर एक्ट 1833 के तहत इनको बनाया गया था, ये भी सन याद करते चलिए। 1874 में इनको बनाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग को जीजीबी बनाया गया था। अब अगर आते हैं यहाँ पे, जो क्लाइव था ये पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, जो इस पद पे कब से कब तक रहता है, यहाँ पे अवधि दिया हुआ है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पे देखिए ऊपर दिया, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर बात करें तो कौन थे, विलियम बेंटिक। यहाँ पे अगर आते हैं देखते हैं तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये थे। अब देखते हैं यहाँ पे भारत पर प्रथम, वही चीज है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यही यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कौन थे, यहाँ पे विलियम बेंटिक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अब यहाँ पे युद्ध दिया हुआ है, इसको क्या करना है, कालानुक्रम लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्लाइव का पुनः भारत आगमन होता है, इलाहाबाद की संधि होती है, बक्सर का युद्ध होता है, वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल। तो सबसे पहले क्या होगा, ये इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के बाद होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे होगा क्लाइव पुनः आता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है, राय को तुरंत पुनः भेजा जाता है, प्लासी के युद्ध के बाद वो चला जाता है, लेकिन फिर आता है वो बक्सर का युद्ध लड़ने। फिर जब बक्सर का युद्ध होता है तो अंग्रेज जीत जाते हैं, यहाँ पे अवध के नवाब मीर कासिम और मुगल जो शासक शाह आलम रहते हैं, उन तीनों लोग मिल करके, और यहाँ पे क्लाइव रहता है, अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई होता है। ठीक है, तो युद्ध में क्या होता है, क्लाइव की जीत होती है, यानी कि पूरा ब्रिटिशर्स की जीत होती है, तो इसमें इलाहाबाद की संधि होती है। ये थर्ड नंबर पे इलाहाबाद की संधि आएगा। वॉरेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर बना, ये आपका चौथे नंबर पे आएगा। तो यानी कि तीन को हम लोग दूसरा मानेंगे, क्लाइव का पुनः आगमन होगा पहला, तो पहला तीसरा, यानी कि पहला के बाद तीसरा आएगा। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया है, यूपी आरओ में आया हुआ है ये क्वेश्चन, री एग्जाम 2020 में जो हुआ था। तो देख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अगर मिलाते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्लाइव का पुनः, बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, पुनः आगमन होता है 1765 में, वो पुनः आता है। अच्छा, तो पहले बक्सर का जाएगा, फिर क्लाइव होगा। ठीक है, क्लाइव पुनः आगमन दूसरा होगा, इलाहाबाद की संधि उसके बाद ही होगी। ठीक है, तीसरी होगी, और वॉरेन हेस्टिंग बनता है 1772 में, तो ये चौथा होगा। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया, तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बंगाल में द्विशासन जो प्रणाली है उसको किसने लागू किया था, तो ये है आपका, देखिए लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया था। क्लाइव जो रॉबर्ट क्लाइव रहता है, क्लाइव लागू करता है, और किसने समाप्त किया था, यहीं पे हम लोग को पढ़ा, वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। 1765 में क्लाइव ने स्टार्ट की थी, 1765 में स्टार्ट हुआ और 1772 में इसको खत्म कर दिया गया वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर पसंद आए तो प्लीज आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।